गवर्नमेंट डाकू आए, वो डाकू पूरा अमला उठा के ले गए इलेक्शन कमीशन का। आपके सारे चैनल पे चल रहा है, बंदूकें लेके आए, अमला ही ले गए, वोटर बैलेट पेपर डिब्बे सारे उठा के। तो ये पूरे सिंध के अंदर डाकू राज है, जो जरदारी माफिया है। तो पीपल्स पार्टी तो रही कोई नहीं, ये जरदारी माफिया के खिलाफ इलेक्शन था। और ये इलेक्शन में जो आज हुआ है, तो हम ये डिमांड करते हैं कि ये इलेक्शन कोई नहीं मानेगा, ये इलेक्शन कल अदम करा दिया जाए। अगर इसी तरह इलेक्शन होने तो फिर ना ही कराते इलेक्शन। तो इस इलेक्शन को हम बिल्कुल नहीं मानते, ना इसके रिजल्ट को मानते, और हम सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील करेंगे। जो इलेक्शन हुए हैं उसको कोई गैरतमंद जमहूरी मुल्क इलेक्शन नहीं कह सकता। जागीरदाराना जमहूरियत के वतन से जो दहशत गर्दी बरामद होती है, जो तशद्दुद और छीन झपट बरामद होती है, वही आज सिंध के 14 अजला से बरामद हुई। हमारी शराफत को, हमारी रिवायत समझा जाए हमारी कमजोरी। ये मेरी पर्ची है और मैं पर्ची लेकर यहाँ आया हूँ। वोट लिस्ट में मेरा नाम नहीं है, पूरी जिंदगी मैंने वोट यहाँ दिया है। ये शफाफियत है इलेक्शन की कि आज मेरा लिस्ट में मेरे घर की पोलिंग स्टेशन पे न मेरा नाम है, न मेरी तस्वीर है, न लिस्ट पे नाम है। और पता नहीं कहां से कहां इन्होंने वोट फेंक दिए हैं और कहां से कहां वोट निकाल दिए हैं। मैं अपने घर की यूनियन काउंसिल पर मेरे साथ ये ज्यादती है, तो फिर आम वोटर्स के साथ क्या ज्यादती होगी? जमहूरियत है, फिर लानत हो ऐसी जमहूरियत पर। इसको डेमोक्रेसी कहते हैं, फिर लानत हो ऐसी डेमोक्रेसी पर। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को कहना चाहता हूं कि अब आप धांधली के जरिए इलेक्शन जीत सकते हैं, अवाम के जरिए इलेक्शन नहीं जीत सकते। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, सिंध के बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वाज़े बरतरी हासिल कर ली है। दूसरे नंबर पर ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस, तीसरे नंबर पर आजाद उम्मीदवार, चौथे नंबर पर तहरीक इंसाफ और पांचवें नंबर पर JUI रही। MQM पाकिस्तान और पाक सरजमीन पार्टी ने भी इंतखाबात में हिस्सा लिया। इन इंतखाबात में 2 अफराद मारे गए, जहां बहक हुए, जिनमें से एक का ताल्लुक सांगड़ और दूसरे का ताल्लुक सक्खर से था। इन इंतखाबात में सैकड़ों अफराद जख्मी भी हुए। इस इलेक्शन में 946 नुमाइंदों में से 885 बिला मुकाबला मुंतखब हुए। इलेक्शन में सिंध हुकूमत पर खुली धांधली और रियासती मशीनरी के वसाइल इस्तेमाल करने के इल्जामात हैं और पुलिस के मुताबिक 9000 पोलिंग स्टेशंस में से 40 पोलिंग स्टेशंस पर झड़पें हुई, जबकि कश्मीर में इंतखाबी अमले को ही अगवा कर लिया गया। वफाक में जो तहरीक इंसाफ के अलावा तकरीबन तमाम जमातें जो है वो इकट्ठी हुकूमत कर रही हैं, पर अपने हलकों में एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हैं। ये सियासी तौर पर मामला कैसे हल करेंगी? इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तैमूर तालपुर साहब, जो सिंध हुकूमत में वजीर जंगलात हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। MQM पाकिस्तान के वसीम अख्तर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जो साबिक मेयर कराची भी रह चुके हैं, सीनियर लीडर है MQM के, आपका भी बहुत शुक्रिया। राशिद महमूद साहब हमें ज्वाइन करेंगे, राशिद महमूद सुमरो साहब जो जमीयत उलमा इस्लाम के सेक्रेटरी जनरल है, वो बाद में प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ जान उडेनो साहब मौजूद हैं, जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन पाकिस्तान के जो हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल सिंध के मेंबर हैं। सबसे पहले वसीम साहब आपकी जानिब आऊंगी, इसलिए चूंकि इस इलेक्शन के अंदर 946 रिप्रेजेंटेटिव्स जो इलेक्टेड थे वो 946 के अंदर से वो अनअपोज थे, तो इतना बड़ी तादाद जो है वो अनअपोज्ड गई है। क्या आपके पास नुमाइंदे नहीं थे जहां पे आप उनको फील्ड कर सकते? देखें, ये हम पहली दफा इलेक्शन नहीं लड़ रहे। ये रिवायती सीटें हैं पीपल्स पार्टी की और हमेशा से रही हैं। हमारा एक एग्रीमेंट भी हुआ है पीपल्स पार्टी के साथ कि हम अपने मैंडेट, जो हमारा मैंडेट है सबका, उसका एहतराम भी करेंगे जी। और फिर हमने इन जगहों से कभी मुझे याद नहीं पड़ता कि कोई कैंडिडेट खड़ा किया हो अगेंस्ट पीपल्स पार्टी, क्योंकि उनकी ये सीट है, जीतते आए हैं यहां से, इनकी मेजॉरिटी है यहां, और हम हर जगह से खड़ा कर भी नहीं सकते। आप जो बात कर रही हैं मैं एग्री भी करूंगा आपसे। हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं है कि हम हर जगह से कैंडिडेट खड़े कर दें। हमने उन जगहों को चूज किया था जहां हमारा मैंडेट है।
तो वहां हमने खड़े किए हैं और बिल्कुल पीपल्स पार्टी का हमें पता है मेजॉरिटी सीट इनकी सिंध में होती है, वो जो है। मगर तो फिर आप एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये इलेक्शन रिजल्ट ऐसा ही होगा? आप क्यों फिर ये बार बार कह रहे हैं कि जी तमाम इलेक्शन के अंदर जो है धांधली हुई है? अगर कई सीटों के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनका बनता था, उनकी रवायती सीट थी, तो देन गिव देम दैट ड्यू। मैंने तो आपके प्रोग्राम में कह रहा हूं, मगर जहां शिकायत करने का मामला आएगा, मैंने इलेक्शन कमीशन से शिकायत की है, और जहां लॉ एंड ऑर्डर, जहां कंट्रोल करने का एडमिनिस्ट्रेशन का मामला आएगा, तो वो मैंने सिंध गवर्नमेंट से शिकायत की है। तो मेरा तो ये हक बनता है, जहां मीरपुर खास, सखर, नवाबशाह, जहां सीटें हैं हमारी, जहां मुश्किलात आई हैं, जहां हमारे वोट्स ज्यादा आ रहे थे, अब रिजल्ट रोक दिया गया 3 यूसीज में, एक एक पोलिंग स्टेशन का, जहां हम जीतने जा रहे थे, कुछ फॉर्म्स हमें दिए ही नहीं गए हैं। तो ये सारी चीजें हैं। फिर सबसे बड़ी बात ये है, जिसकी मुझे शिकायत आज भी है इलेक्शन कमीशन से, हम उसके साथ कोर्ट में गए हुए हैं, हाई कोर्ट में गए हुए हैं, कि इलेक्टोरल लिस्ट जो है वो सही नहीं है, उसमें बहुत ही खराबियां हैं। उसके साथ साथ डिलिमिटेशन गलत हुआ है हमारी नजर में, जो कि पीपल्स पार्टी भी एक्सेप्ट करती है, पीपल्स पार्टी हमारा साथ देती है इस पे, मगर कोर्ट ने वो डिसीजन नहीं दिया हमें। उसके बाद सेंसस का मामला है, तो जहां तहफुजात हैं वो तो मैं आवाज बुलंद करूंगा। इसमें तो डिलिमिटेशन के हवाले से तो पीपल्स पार्टी हमारा साथ दे रही है। जी तैमूर साहब, मैं आपकी जानिब आऊंगी, मगर इससे पहले जान ओडेनो साहब जो फैफिन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो इन इलाकों में घूम के आए हैं जहां पे इंतखाबात हुए हैं। जान साहब, आप इन इलेक्शंस को कैसे देखते हैं? आपने तो 2015 का इलेक्शन भी देखा, फिर ये इलेक्शन भी देखा, 2 लोग जो हैं वो जान बहक हुए हैं, कहते हैं 40 इलाकों के अंदर झड़पें हुई हैं। तो इस इलेक्शन के अंदर आप कह सकते हैं कि ये फ्री एंड फेयर हुए हैं, साफ शफाफ हुए हैं? जी, पहली बात तो ये है कि ये इस तरह के जो लोकल गवर्नमेंट में झगड़े वगैरह हैं, ये कोई आज की बात नहीं है, ये होते रहे हैं। हाँ, इसमें ये जरूर है कि इस मर्तबा बहुत ज्यादा हुए हैं, और उसकी वजह ये है कि ये हाईलाइट भी बहुत ज्यादा मीडिया में हुए हैं, झगड़े हुए हैं, बहुत ज्यादा हुए हैं, और उसमें बहुत सारे लोग जो है वो जख्मी भी हो गए और 2 लोग मारे भी गए हैं। लेकिन ये हम नहीं कर सकते कि हम कहें कि 15 का इलेक्शन में उसमें कम हुए थे, इस मरतबा ज्यादा हुए हैं, होते रहे। चूंकि ये जिन इलाकों को मैं मॉनिटर करता रहा हूँ, वो इलाके एक तो कबायली असर के नीचे है और बहुत ज्यादा वहाँ पे असर रसूख है। तो ये इलेक्शन ऐसे समझो कि बिरादरियों की इलेक्शन बन जाती है, अना का मसला बन जाता है, और थोड़ी थोड़ी बातों पे झगड़े इस तरह के जो है वो एक हिस्सा रहे हैं इलेक्शन के। तो कोई सिस्टमैटिक रिगिंग नहीं हुई आपके नजर के तहत? आप जो देख के आए, आपको क्या लगा है कि क्या कोई सिस्टमैटिक रिगिंग हुई है? लेकिन जो सिस्टम है इलेक्शन कमीशन का, जो हमने पोलिंग के अंदर का माहौल देखा है जी, वो तो उस प्रोसेस को हमने ज्यादातर ऑब्जर्व जो किया है, वो हमने उस प्रोसेस को ऑब्जर्व किया है। तो उसमें हमें कहीं मतलब ये जो वसीम साहब बात कर रहे हैं कि डिलिमिटेशन की बात है या लिस्टों की बात जो हो रही है, इसमें बहुत सारे इश्यूज थे। जो बाहर लिस्ट थी उम्मीदवार के पास, वो अंदर जो लिस्ट स्टाफ के पास थी, उसमें और उसमें काफी जगहों पे जो है फर्क हमें नजर आया कि वहां पे जो सीरियल नंबर है अगर, तो वो वहां पे अंदर स्टाफ के पास मौजूद है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। फिर जो डिलिमिटेशन हुई है उसमें वार्ड्स की जो उनकी लिमिट किया गया है, वो उसके एरियाज, बहुत सारे वोटर्स का जो वोट है एक वार्ड से दूसरी जगह पे चला गया, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा इसको हुआ है। ये तो इलेक्शन कमीशन का कसूर हुआ ना जान साहब? जी हाँ, ये इलेक्शन कमीशन की वजह से, चूंकि हतमी लिस्टें पहले दी गई थी, प्रिंट होके आई थी, बाद में फिर वो जो स्टाफ को दी गई वो दूसरी लिस्ट दी गई। ठीक जान साहब, आपकी जाने फिर से आऊंगी। तैमूर साहब, आपने जान साहब की भी बात सुनी है, वसीम साहब की भी बात सुनी है, JUIF भी आपके खिलाफ बयानात दे रही है, PTI भी दे रही है, GDA भी दे रही है। अब दूसरा फेज होना है, आप कैसे बेहतर करेंगे दूसरे फेज को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीज़ा साहिबा, सबसे पहली बात तो अगर आप रेशो गिनती हैं, 9000 पोलिंग स्टेशन थे सिंध में इस फर्स्ट फेज के। सिर्फ उन 9000 में से कितने पोलिंग स्टेशन पर मसले मसाइल हुए? इट्स लेस देन 0.001%। तो ये मेरे ख्याल से कामयाबी थी हमारी।
पर जहां पर नुकसान हुआ है, कहीं कहीं पर ज्यादती हुई है, कहीं हमारे साथ ज्यादती हुई है, कहीं किसी और ने, हमने किसी के साथ भी कहीं एक बहुत छोटी लेवल पे ज्यादती हुई है, और उसका हमें क़यादत से हुक्म मिला है कि हम टॉप किस्म का एक्शन ले, डील विद आयरन फिस्ट, और उसमें हमारे लोग हों या दूसरे लोग हों या किसी भी उनके पार्टी से, जमात से उनका ताल्लुक हो, आप देखेंगे कि हम उनको दिखाएंगे, सबक सिखाएंगे, ताकि अगली बार कोई हिम्मत ना करे। जान साहब ने भी यही बात की कि ये जो लोकल बॉडी इलेक्शन होती है, ये जातियात पे होती है। हमारे मेजॉरिटी जो सीट्स है वहां पे आजाद उम्मीदवार खड़े हुए दोनों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, बहुत सी मेजॉरिटी सीटें ऐसी हैं, और वो भी आपस में लड़ रहे हैं क्योंकि जातियात पे बात आ जाती है। तो मेरे ख्याल से हम और बेहतरी लाएंगे। जो अभी चीजें हुई हैं, मेरे ख्याल से हमें और खसूसन मेरे भाई को, हमें मिलके एमक्यूएम के साथ बैठ के एक बेहतर स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, और हम दूसरी जो फेज है उससे पहले ये स्ट्रैटेजी डेफिनेटली बनाएंगे, और वसीम भाई के साथ बैठ के बनाएंगे, ताकि जो चीजें वो क्लियर हो। और जो हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग है, देखिए हम हर बात में जो हमने कमिटमेंट्स किया उनमें सिंसियर है, लेट जरूर हुई होगी पर हमारी नीयत साफ है। और अभी 2 दिन पहले भी हमें क़यादत से सख्ती से कहा गया है कि भाई आप चीजों को स्लो मत करें, यू फास्टन थिंग्स अप। वो है मजबूरियां जो मैं आपसे बाद में डिस्कस कर सकता हूं जब वो टॉपिक आएगा। वसीम साहब, आपने तैमूर साहब की बात सुनी, वो तो कहते हैं कि जी हम आपके साथ मिल बैठने के लिए तैयार हैं, हम चाहते हैं कि जो दूसरा फेज है उससे पहले हम इन मसाइल का हल ढूंढें। तो अब आप क्या कहेंगे, आप उनका खैर मकदम करेंगे इस बात का? देखें, खैर मकदम तो छोटी सी चीज है, हमने तो इल्हाक किया है, एग्रीमेंट किया है, हम साथ हैं बिल्कुल, पीटीआई को छोड़ के, और इनकी जो क़यादत है आसिफ साहब और बिलावल साहब, वो खुद भी चाहते हैं कि सिंध में ऐसा माहौल रहे और हम साथ मिलके लोगों की खिदमत कर सकें, जो तलखियां हैं उसे ख़त्म करें। आसिफ साहब के तो स्टेटमेंट्स मीटिंग्स के अंदर मौजूद हैं, वो नहीं चाहते कि बिलावल साहब के लिए मैं ऐसा माहौल छोड़ूं कि यहाँ लड़ाई झगड़े हों आपस में। तो ये तो एक अच्छी सोच है, नीयत है। हम भी इसी नीयत से गए और हमने एग्रीमेंट किया। हालांकि माजी की तलखियां दोनों तरफ हैं, मगर उन तलखियों को भुला के हम चाहते हैं कि एक अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप होना चाहिए, ताकि लोगों को फायदा हो। हमारे झगड़े से लोगों को फायदा नहीं होता, तो उस नियत को आगे लेके बढ़ रहे हैं। जहां जहां इरिटेंट्स आते हैं वो हम सामने रखते हैं, हम रिसीविंग एंड पे हैं। ये बड़ी जमात है, पीएमएलएन जो है वो बड़ी जमात है, वो फेडरल गवर्नमेंट में है, इनकी पूरे सूबे में हुकूमत है पीपल्स पार्टी की। तो हम रिसीविंग एंड पे, हम चाहते हैं कि सिस्टम मजबूत हो, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है उस हिसाब से एक नया मजबूत बल्दियाती निजाम बने और वो पूरे सिंध में ऑपरेट करे, सिर्फ कराची हैदराबाद नहीं, पूरे सिंध में। मगर इसके ऊपर वसीम साहब आपकी एग्रीमेंट थी, जब आपने ये हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की छोड़ी और इनकी तरफ आए, तो आपने एक मुस्बत एग्रीमेंट भी इनके साथ की थी, और उस वक्त आपने एक बड़ा हैंडशेक भी इनके साथ किया। तो आज आप समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस एग्रीमेंट के ऊपर पूरी उतरी है, और क्या तवक्कुआत है उनसे, कहाँ नहीं पूरी उतरी? हमारी पहली प्रायोरिटी हमने पीपल्स पार्टी के दोस्तों को बताया था। हमारे डिस्कशन तो बहुत हुए हैं, एग्रीमेंट में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, वजारतों में जाने की डिस्कशन हुआ, गवर्नर वाला डिस्कशन हुआ, एडमिनिस्ट्रेटर्स वाला डिस्कशन हुआ, आगे जो इलेक्शन आ रहे हैं उसमें अपना मेयर का मामला आया। हमने सब जगह इत्तेफाक किया, मगर हमने दोस्तों को बताया था प्रायोरिटी हमारी ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो इम्प्लीमेंट हो जाए, ताकि बल्दियाती निजाम मजबूत हो और हम अपने लोगों को जो सफर कर रहे हैं, पूरे सिंध के लोग सफर कर रहे हैं, अगर बल्दियाती निजाम मजबूत होता तो जो ग्रास रूट लेवल है, जो डोर स्टेप है लोगों का, उधर जाके मसाइल हल होते। सिंध गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट ये वाली चीजें हल नहीं कर सकती, ये एक्सेप्टेड है। बिलावल साहब ने भी इसको एक्सेप्ट किया है, जरदारी साहब ने भी, तो ये अच्छी बात है। स्लो पेस पे था, इसलिए हमने आवाज भी उठाई कि इसको आगे तेजी से बढ़ना चाहिए। आगे इलेक्शन आ रहे हैं बल्दियाती, हम अपनी आवाम को कुछ दे सकें ताकि, तो ये उस पर मैंने प्रेस ब्रीफिंग भी की और तवज्जो दिलवाई फेडरल गवर्नमेंट की भी, पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट की भी। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं
और मेरी बातचीत भी हुई है कि आगे वे फॉरवर्ड जो है वो जल्दी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाए। और आपकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो काफी धुआंधार थी और अब मेरा ख्याल है कि रिकंसिलिएशन मोड में दोनों जो पार्टीज हैं वो आ गई हैं, क्योंकि मैं देख सकती हूँ कि नरम अब अल्फाज भी आप एक दूसरे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मगर जान साहब आपकी जानिब आऊंगी। देखिए, इलेक्शंस के अंदर पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं कि स्कफल्स भी होते हैं, खून भी बहाया जाता है, मगर इस केस के अंदर क्या आपने कोई ऐसी चीज देखी जहां पे आपको लगा कि जी नाजायज स्टेट मशीनरी का फायदा उठाया गया हो या एक पार्टी की तरफ से जो है वो इलेक्शंस के अंदर रिगिंग की गई हो, जिस तरह के बाकी सारी जमातें कह रही हैं? जान साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे आवाज जी, आपसे मैं सवाल कर रही हूं कि आपने कोई इस इलेक्शन के अंदर ऐसी कोई चीज देखी जहां पे आपको लगे कि एक ही पार्टी ने रिगिंग की हो या कि नाजायज स्टेट मशीनरी का फायदा उठाया हो? देखिए, ये जो सेशन के अंदर हुए ये पहले शरी के अंदर होते थे, तो लाजमी तौर पे जो जब एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर है तो उसको हमेशा ये हुआ है माजी में भी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमेशा जो वक्त की हुकूमत होती है उसी के साथ होती है। तो यहाँ ऐसे हुआ है, फेवर हुआ है। बहुत सारी जगहों पे हमने देखा कि वो सुबह जो है पोलिंग स्टेशन का जो स्टाफ है वो चेंज हो गया। 9 पोलिंग स्टेशनों का जगह में एक जगह 9 पोलिंग स्टेशनों के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो सुबह को चेंज हुए, वो दूसरे उम्मीदवार को सुबह पता चला है कि वो चेंज हो गए। तो ये है कि वहां पे लगा है कि फेवर दी गई है, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर थी। डीआरओ जो थे वो डिप्टी कमिश्नर्स थे और एसी जो है वो आरओ थे। तो ये लाजमी तौर पे यहाँ पे इस तरह का हुआ है कि वो फेवर दी गई है कि किसी जो हुक्मरान जमात है उसको किस तरह से फेवर दी जाती है। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का ये हमेशा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और कल आपकी रिपोर्ट भी आ रही है, उसको भी हम देखेंगे। हमारे साथ इस वक्त तैमूर साहब भी हैं, वसीम साहब भी हैं। वो तो कुछ बात अब नरम कर रहे हैं, मगर राशिद महमूद सुमरो साहब, जिनका ताल्लुक JUI-FE से है, वो अभी तक जो है काफी नाराज नजर आ रहे हैं। उनसे भी बात करेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है सिंध के अंदर बल्दियाती इंतखाबात के बारे में। हमें राशिद महमूद सुमरो साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है, जमीयत उलमा इस्लाम के सेक्रेटरी जनरल सिंध हैं। सुमरो साहब, हमारे साथ तालपुर साहब भी हैं, तैमूर तालपुर साहब, वसीम अख्तर साहब भी हैं। अब बात यह है कि आपने तो एक मुहिम का आपने कहा है कि मैं आगाज करूंगा, जरदारी भगाओ सिंध बचाओ। तो यहाँ पे तो वो कह रहे हैं कि जी हम मामलात हल करने की तरफ जा रहे हैं। आपने क्यों इसका ऐलान कर दिया, जबकि वफाक में आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जहाँ तक ये जो नाम आपने दिया है, ये नाम मीडिया ने इसको जरूर दिया है, मेरी तरफ से ये नाम नहीं है। लेकिन अलबत्ता सिंध हुकूमत के खिलाफ एक तहरीक चलाने का मैंने आज एक ऐलान कर दिया है, जिसकी तारीख हम इंशाअल्लाह CEC के इजलास में तय करेंगे। उसकी वजह यह है कि इमरान खान के खिलाफ जो हमारी तहरीक की बुनियाद थी, वो बुनियाद ये थी कि उन्होंने हमारे मैंडेट को चोरी किया, वोट के तकद्दुस को चोरी किया, और वो एक चोर दरवाजे से अवाम के ऊपर और कौम के ऊपर और पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हुए। लेकिन कल न सिर्फ मैंडेट चोरी हुआ, बल्कि हल्के चोरी हुए, पोलिंग स्टेशन चोरी हुई, पोलिंग की लिस्टें चोरी हुई। सिर्फ यहाँ तक नहीं, सिंध हुकूमत कमदारी करती रही, पुलिस खुद एक फरीक बनकर काम करती रही। सिर्फ यहाँ तक नहीं, रात 10-10 बजे तक पोलिंग चलती रही, पैसों पर वोट की खरीदारी होती रही। सिर्फ यहाँ तक नहीं, मेरे 150 कारकुन जख्मी हैं जो हॉस्पिटल्स में दाखिल हैं, लहूलुहान हुए हैं, स्ट्रेट फायरिंग की गई है। कल की इंतखाबात सिर्फ धांधली ज़दा नहीं थे, बदमाशी ज़दा भी थे। अगर इमरान खान हमारा मैंडेट चुराए, हम उसके खिलाफ तहरीक चला सकते हैं, तो फिर हमारी अगर कोई इत्तेहादी जमात हमारा मैंडेट चुराएगी तो हम उसके खिलाफ क्यों तहरीक नहीं चला सकते? राशिद साहब, इधर तैमूर साहब से जरा रिस्पांस ले लेते हैं। तैमूर साहब, आपने राशिद साहब की बात सुनी, उन्होंने कहा कि जी हम तो आपके खिलाफ तहरीक चलाने के लिए तैयार हैं, इसलिए चूंकि मेरा 150 कारकुन जो है वो तो अस्पताल में बैठा हुआ है। बिल्कुल जी, पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ राशिद साहब का कि उन्होंने क्लेरिफाई किया कि ये बात उनकी नहीं मीडिया की थी। आई एम थैंकफुल दैट, क्योंकि मैं समझता हूँ ना मैं किसी की लीडरशिप पे
पे मेरी लीडरशिप ऐसी बात करे, दोनों बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। दूसरी बात ये जो हुआ बुरा हुआ, मैंने आपसे पहले भी कहा कि कुछ जगहों पे कुछ पोलिंग्स पे मसले मसाइल हुए हैं और क़यादत ने इस चीज का स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है। जो भी अनासिर जिन्होंने ये किया उन सब के खिलाफ आयरन फिस्ट के साथ हम लड़ेंगे, काम करेंगे। मैं समझता हूं राशिद साहब को जज्बाती नहीं होना चाहिए, सियासत में ऐसे नहीं होना चाहिए, पर कभी कभार हो जाता है। और मैं समझता हूं राशिद भाई और मैं बैठ के भी बात करेंगे तो मसलों का हल निकलेगा। और उससे बेहतर जब मेरी क़यादत बैठेगी मौलाना साहब के साथ और बात करेगी तो इन चीजों का बेहतर हल निकल जाएगा। और मैं नहीं समझता, मैं नहीं देखता कि इतना आगे हमारी जुदाई जाएगी। काफी प्यार है जरदारी साहब और मौलाना साहब के बीच पर, इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि वो प्यार जो है आपस में कायम दायम रहेगा। पर फिर से मैं वही रिपीट करता हूं कि जहां जहां पर ज्यादती हुई है हम उस पर एक्शन लेंगे और जब तक राशिद साहब इनकी जमात सेटिस्फाई नहीं होती तब तक हम उस चीज से हाथ नहीं निकालेंगे। वसीम भाई, आपने भी तैमूर साहब की बात सुनी। अब जो वो कह रहे हैं कि जी हम एक्शन लेंगे, वो इस चीज को कह रहे हैं कि जी हम इसको देखेंगे। जो राशिद साहब बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है दिस टू मच वाटर अंडर द ब्रिज, या कि जो क़यादत है आपकी नजर में, आप दोनों को बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं, वो मामलात को हल कर सकेंगे, या इस लोकल बॉडी से आपको लगता है कि नई दुश्मनियां पैदा होने जा रही हैं? देखिए, मसाइल ऐसे नहीं है कि हल ना हो सकें, बिल्कुल मसाइल हल हो सकते हैं और हमें करने भी चाहिए। अब ये जो हुआ है 14 अजला में, इसमें काफी गलतियां इलेक्शन कमीशन की भी हैं। अच्छा। जिस पे हम कोर्ट में गए हैं और हमने पिटिशन डाली है, हमारी हाई कोर्ट में गए हैं, उधर से हमें वो फैसला उस किस्म का नहीं मिला। हम अब सुप्रीम कोर्ट में गए हैं कि इन इलेक्शन को जब तक ना कंडक्ट कराया जाए, जब तक इलेक्टोरल लिस्ट बेहतर कर ली जाए, डिलिमिटेशन को बेहतर कर लिया जाए, उसके बाद इलेक्शन में जाया जाए। यानी कि दूसरा फेज अभी ना हो, आप ये मुतालबा कर रहे हैं कि दूसरा फेज अभी ना हो? बिल्कुल, हमारी प्रे ये है, हमारी हो सकता है कल मीटिंग भी हो इलेक्शन कमिश्नर से इस्लामाबाद में, कि हम चाह रहे हैं कि आपने हालात देख लिए 14 अजला में किस तरह से इलेक्शन हुआ है। बैलेट पेपर पे पॉलिटिकल पार्टीज के निशान ही नहीं मौजूद थे जी। बैलेट पे डब्बे उठा लेके ले गए लोग, जो इंतजामिया के लोग थे वो अगवा कर लिए गए। राशिद साहब का वोटर लिस्ट पे नाम नहीं था जी। हाँ, तो ये सारी चीजें देखते हुए हमें इससे सबक लेना चाहिए और जो दूसरा फेज है उसमें इन खदशात को दूर कर लेना चाहिए। ये रिक्वेस्ट हमारी कमिश्नर साहब से होगी, इलेक्शन कमिश्नर साहब से, ताकि एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो। देखिए, ये 2 बड़े शहरों में इलेक्शन होगा। ये वो शहर हैं जो मुल्क के बड़े शहर हैं, सब मुल्क को टैक्स देते हैं, यहाँ के लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसे लोग इलेक्ट होके आए। हमारा होल्ड भी है, पीपल्स पार्टी की भी सीटें हैं, दूसरी जमातों की भी हैं। तो एक जगह से हम सबक हासिल करके इन 2 जगहों पे तरीके से इलेक्शन करवाएं ताकि सही नुमाइंदे इलेक्ट होके काउंसिल में आए और लोगों की खिदमत कर सकें। अच्छा, आपने ये बड़ी अहम खराबे से बच जाएं हम। नहीं, बिल्कुल, और आपने बड़ी अहम बात की राशिद साहब। ये जो वसीम साहब बात कर रहे हैं और कहते हैं कि जी जो दूसरा मरला है अभी आप उसको रोक दें, आप अब आगे ना बढ़ें, जो इलेक्टोरल रोल्स हैं, लिस्टें हैं, उनको आप बेहतर करें, जो हल्का बंदियों के ऊपर एतराजात हैं उनको आप दूर करें और फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो दूसरा मरला जो है इलेक्शंस का वो करवाए। आपकी पार्टी का क्या मौकफ होगा इस पर? देखें, मेरी आज जीडीए से भी बात हुई है, मेरी आज खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से भी बात हुई है जी। तीनों जमातों ने, बड़ी सिंध की जमातों ने इन इंतखाबात को मुस्तरद किया है जो कल हुए हैं। अक्सर इन इंतखाबात का मुतालबा किया है। ये नहीं है कि उन 16 अजला का एक कानून होगा, एक हल्का बंदियां होंगी, एक तरीकेकार होगा, 14 अजला में 2, एक सूबे में 2 कानून होंगे। अक्सर इंतखाबात की हमने बात की है, पहली बात। दूसरी बात, वसीम भाई की एग्री कर रहा हूं, हमने इस बात पर इत्तफाक की है कि अगर कल की इंतखाबात होने हैं 16 अजला में, तो फिर इस बात पर हम बैठकर गौर करेंगे कि हम बाइकाट कर लें, फिर क्यों हम अपने कारकुन को मरवाएं, क्यों जख्मी करवाएं, क्यों हम इस 50 टेम्परेचर में, गर्मी में कारकुन की लाइन पर लगवाएं, अगर नतीजे यही आने हैं तो। ये हुई दूसरी बात।
तीसरी बात, इलेक्शन कमीशन की बात की वसीम भाई ने। देखें, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कराची में हुई, एमक्यूएम की मेजबानी में हुई, तमाम जमातों ने सिंध हुकूमत के बल्दियाती निजाम को मुस्तरद किया, सिंध हुकूमत ने उसको रद्दी टोकरी में फेंका। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी कि जी ये इंसानी हुकूक के मनाफी कानून है, सिंध हुकूमत ने सुप्रीम की जजमेंट को रद्दी टोकरी में फेंक दिया। अपनी मर्जी के ये जो वसीम भाई कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की गलती है, देखें हल्का बंदियां तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने की है, हल्कियां बंदियां तो डीसीज ने की हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट और डीसीज सिंध हुकूमत के अंडर में आते हैं। फिर जो कल वोटर लिस्टें हैं, मजे की बात यह है कि मेरा अपना वोट पूरी जिंदगी में देता रहा। जी वो हमने दिखाया वो बकायदा 60,000 लोगों ने मुझे वोट दिया है। अब उम्मीदवार का वोट गायब है तो वोटर्स के साथ क्या असर हुआ? ठीक है, तो आपका भी फिर यही मौकफ है। मेरा मुतालबा ये है कि अक्सर 9 इंतखाबात कराए जाए पूरे सूबे में। अच्छा तैमूर साहब, आपने बात सुन ली राशिद साहब की। वो कहते हैं जी असरे 9 आप इंतखाबात कराएं, मगर ये भी साथ साथ कह रहे हैं कि अगर इस तरीके से इंतखाबात होंगे तो फिर हमें मिलजुल के बैठना पड़ेगा, इसका कोई हल ढूंढना पड़ेगा, ऐसे हम इंतखाबात नहीं होने देंगे। हल नहीं, बाइकाट करना पड़ेगा। बॉयकॉट यानी कि अगला मरला दूर नहीं है। और अगर ये पार्टीज कह रही हैं कि एक कह रही है कि जी आप इलेक्टोरल लिस्ट में रिव्यू करें, दूसरे कह रहे हैं कि हम बॉयकॉट कर देंगे। अगर इस बात पर हम तीनों मुत्तफिक हैं, एमक्यूएम, जीडीए, जेयूआई तीनों मुत्तफिक हैं कि अगर इसी तरह के इंतखाबात होने हैं उससे अच्छा है कि फिर हम कारकुन को न मरवाएं, हम जहमत न दें अपने वोटर को, बच्चियों को, माओ बहनों को, फिर वो घर में बैठे। फिर अगर करना है तो फिर अनपोज आ जाए। ठीक तैमूर साहब, मेरे ख्याल से जीडीए को तो इस चीज में हम नहीं लाएंगे। जीडीए के ना तो कोई वोट बचे हैं, ना तो एज सच कोई उनकी सीटें बची हैं। बाकी मैं समझता हूँ बाइकआउट करना मेरी समझ से बाहर है। इनकी लीडरशिप हमारी लीडरशिप से जरूर बात कर सकती है, पर मैं समझता हूँ ये अब बहुत लेट हो गया है। क्योंकि पहले भी अगर आप पूछे, वसीम भाई आपको बताएंगे कि हम कोर्ट में गए थे, वसीम भाई, हम एमक्यूएम, हम सारे एक पार्लियामेंट्री कमेटी के थ्रू, और वहां पर जाके भी हमने यही मौकफ दिया था कि हम वेट करना चाहते हैं सेंसस का। जब सेंसस हो जाएंगे फिर हम उसके बाद बिल्कुल बेहतर करा सकते हैं। तो फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया जी। जी, कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो मजबूरन हमने ये इलेक्शन करी। तो आई थिंक इलेक्शन प्रोसेस को भी चेंज करना ना हमारे बस में है, ना राशिद भाई के बस में है। और ये चीज हमेशा जहन में रखें, एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स एंड एज स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, मैंने हमेशा यही देखा है, जब भी आपने बाइकआउट किया है तो आपने नुकसान किया है। चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी नुकसान किया था अपना, दूसरों ने नुकसान किया होगा, एमक्यूएम ने भी अपना नुकसान किया। तो आई डोंट थिंक इमरान खान साहब ने भी तो किया था। मगर ये वसीम भाई ये बताइए, जिस तरह राशिद साहब अभी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, ये कहते हैं कि जी हम बॉयकॉट कर देंगे जो अगला मरला है। अगला मरला जुलाई 24 को है, दूर नहीं है। तो आपका पार्टी क्या करेगी? क्या अगर इसी तरीके से चीजें गई और इलेक्टोरल लिस्ट के अंदर कोई रिव्यू नहीं हुआ तो क्या आप भी सोचेंगे कि हमने बॉयकॉट करना है नेक्स्ट फेज? देखिए, अभी उस हद तक हम नहीं अभी गए हैं। अभी हमारी कोशिश है कि हम इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात करके उनको सारे हालात से आगाह करें कि जो डिफिकल्टीज हैं, बिल्कुल हल्का बंदियां में चेंजेस आनी चाहिए। ये हल्का बंदियां कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा। और फिर इलेक्टोरल लिस्ट, यार एक वोटर को प्रॉब्लम होता है, 2-2 लिस्टें बनी हुई हैं, कंफ्यूजन क्रिएट होता है, उस तरह से वोट कास्ट नहीं हो सकता। तो ये हम कोशिश कर रहे हैं कि, और उम्मीद है कि शायद हमारी बात सुन ली जाए और मान ली जाए। ये जो सेकंड फेज है इसको हम आगे बढ़ाएं और ये पूरा करके उसके बाद इलेक्शन में जाया जाए। अभी बाइकआउट का हमारे यहाँ कोई डिस्कशन हुआ नहीं है राब्ता कमेटी में। ठीक है, तो ये सिर्फ राशिद महमूद सुमरो साहब का जो है सिर्फ उनका बयान है, उसको ऐसे ही देखा जाएगा। और उनकी सेंट्रल लीडरशिप क्या सोचती है इसके बारे में अभी मालूम नहीं है। मगर ये भी बहुत अहम सवाल है कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास वसाइल है, कैपेसिटी है कि वो इतनी जल्दी डीलिमिटेशन, हल्के बंदियां, इलेक्टोरल लिस्ट को फिर से रिव्यू करना ये कर भी सकती है कि नहीं? और क्या सुप्रीम कोर्ट को इन मामलों में पढ़ना चाहिए? चूंकि अब आपने देख लिया कि उसका नतीजा क्या होता है। ये सब कुछ पूछेंगे हम वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। तैमूर साहब,
ब्रेक से पहले भी हमने इसका जिक्र किया कि सुप्रीम कोर्ट ने जब रूलिंग दी तो आप लोगों को लोकल बॉडीज इलेक्शंस कराने पड़े। अब शायद उसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तैयार नहीं था। वसीम अख्तर साहब की पार्टी का भी मुतालबा रहा कि जी हल्का बंदी आप सही तरीके से कराएं। सेंसस के ऊपर भी फिर डिस्कशन हुई, फिर किस तरह इलेक्टोरल रोल्स अब सही तरीके से नहीं निकले। तो आप क्या समझते हैं कि जल्दबाजी में लोकल बॉडी इलेक्शंस हो गए, उसके नतीजे में ये सब कुछ हुआ है और सही तरीके से नहीं हो पाए इस बार इलेक्शंस? देखिए, ये तो इलेक्शन कमीशन का काम है, ये सिंध का काम नहीं है। वी आर इन अ वे वी असिस्ट, आवर वर्क इज टू असिस्ट द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। काम सारा उनका जिम्मा उनका होता है और कहीं कहीं गलतियां हुई हैं। हमारे भी कुछ कैंडिडेट्स थे कहीं पर जिनके कुछ नाम नहीं आए, कुछ के सिंबल में गलती होगी, पर मेरे ख्याल से नहीं, लॉ एंड ऑर्डर तो आपकी हुकूमत ने देखना होता है ना। अब एक जगह पे कश्मीर के अंदर वो पोलिंग स्टाफ को ही उठा के ले गए, किडनैप करके ले गए, एक को एक पार्टी दूसरी को दूसरी पार्टी। जी बिल्कुल, वो उठा के ले गए। पर आप देखेंगे उनके साथ जो हमने करना है ना, जो कानून अपना जब रास्ता देगा तो आप खुद सेटिस्फाई हो जाएंगे कि हमने जो काम किया बिल्कुल सही किया है। मेरे ख्याल से इट इज नॉट पॉसिबल नाउ टू थिंक ऑफ पोस्टपोनिंग इट। यस, वी हैव इनफ टाइम टू सिट डाउन एंड डिस्कस द इश्यूज। जो प्रॉब्लम्स हमारे साथ अभी हुए हैं, तो मैं वसीम भाई बैठेंगे। वैसे वसीम भाई पहले मुझे खाने पे बुलाते थे, दाल रोटी खिलाते, जब खिलाते नहीं इसलिए मसले बन गए। और वसीम भाई जब आते हैं उससे बहुत ज्यादा बोलते हैं, डांट पे रखते ऊपर से। तो लिहाजा अगर हमने दाल रोटी साथ बैठ के एक दो बार खाई तो आई एम श्योर कि वील बी एबल टू सॉल्व मोस्ट ऑफ द इश्यूज। और प्रैक्टिकल बात भी अभी मुनीजा यही है कि हम बजाय वो चीजें सोचने के जो पॉसिबल नहीं है, जो कोर्ट्स भी हमें इजाजत नहीं देंगी, हम उस चीज पर वर्किंग करें, उस चीज पर काम करें जो डूएबल है और जो हमें सोल्यूशन और उसका रिजल्ट फटाफट दे देगी। तो आई थिंक वी नीड टू सिट डाउन एंड पुट आवर हेड्स टुगेदर एंड कोई इतना बड़ा इशू और दाल रोटी खाने की जरूरत है। वसीम साहब, आपने क्योंकि तैमूर साहब को दाल रोटी के लिए इनवाइट नहीं किया तो ये सब मसाइल सामने आ रहे हैं। अब आप ये बताइए, इनको आप इनवाइट करें, मगर आपकी रेडलाइंस क्या होंगी? क्या अब 24 जुलाई को अगला फेज है, विल यू गो फॉरवर्ड विद इट? आप इनके ऊपर किस चीज के ऊपर काम करने को तैयार हैं? और इज इट जस्ट कि नहीं जी पार्टी ने डिसाइड कर लिया, नो वे वी आर गोइंग टू गो फॉर द नेक्स्ट फेज? देखिए, एक तरीका है जो डिलिमिटेशन का, हल्का बंदियों का नोटिफिकेशन दिसंबर में, मेरे ख्याल में एंड दिसंबर में आया था पिछले। हम उसके बाद हम जनवरी फरवरी में हम चले गए थे इलेक्शन कमीशन पे भी और कोर्ट में भी। हमने पूरी कोशिश की थी, इसमें पीपल्स पार्टी हमारे साथ थी, मगर ये हो ना सका। डिलिमिटेशन जिस तरह से हुई है उसमें बहुत बेज़ाब्तियां हैं। हम इलेक्शन कमिश्नर साहब के पास मेरे ख्याल में कल है, उनको एक्सप्लेन करेंगे। अगर वहां से कोई ऐसी चीज आती है तो फिर सिंध गवर्नमेंट भी उस पर राजी होगी ताकि हम डिलिमिटेशन करें, हल्का बंदियां प्रॉपरली कर लें। बैठ के बिल्कुल करनी चाहिए ताकि एमिकेबली ये इलेक्शन फेयर एंड फ्री नजर भी आए और हो। मगर इतनी जल्दी हो सकता है? ये तो महीने से भी कम वक्त है आपके पास। इतनी जल्दी कैपेसिटी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कि जी अगर एक्सेप्टेंस आती है इलेक्शन कमीशन में तो वो खुद भी इसको आगे बढ़ा सकते हैं। अभी भी ये ऑप्शन उनके पास है, तो अगर बढ़ जाता है तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हम दोनों चाहते भी हैं और उम्मीद भी यही है। अगर नहीं होता, नहीं एक्सेप्ट की जाती, तो फिर देखेंगे कि क्या डिसीजन लेती है राब्ता कमेटी, क्या करना चाहिए आगे। और जो आपने लोकल बॉडीज के हवाले से आपने इनके साथ एग्रीमेंट की, आपने कहा कि जी जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसके मुताबिक उनको फाल होना चाहिए, उनको इख्तियारात मिलने चाहिए, उस हवाले से कोई बातचीत आपकी आगे बढ़ी है? हाँ, हमारी बातचीत हो रही है, हम वेट कर रहे हैं। मुर्तजा वहाब साहब ने एक पेपर हमें बना के देना था, हमने तो अपना जो ड्राफ्ट था वो दे दिया है उनको। उसमें काफी डिले भी हो गया है, जिस पे कंसर्न है हमारा कि डिले नहीं होना चाहिए, फौरन होना चाहिए। तो हमारी बात हुई है, जैसे ही वो कागज आता है तो उसमें फिर हम पेशरफ्त करते हैं। हमारी ख्वाहिश है जल्द से जल्द एक्ट बने और बल्दियाती निजाम मजबूत होता हुआ नजर आए। तैमूर साहब, चार्टर ऑफ राइट्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM ने दस्तखत उसके ऊपर किए और ये भी कहा कि जी महीने के अंदर अंदर इसके ऊपर अमल दरामद हो जाएगा। आज वसीम भाई ये कहते हैं कि नहीं जी अभी तक उसके ऊपर बातचीत ही मुकम्मल नहीं हुई, मुर्तजा वहाब साहब ने ड्राफ्ट ही वापस नहीं दिया। तो आप लोग वैसे ही इतनी कम देर के लिए आए हैं, अगर इन चीजों के ऊपर इतनी देर लग जाएगी तो आपकी अपनी कोalition को सेंटर में खतरा नहीं होगा?
मैं इस बात एग्री करता हूं कि हम अगर मेहनत जरा ज्यादा करते तो ये चीजें पहले क्लियर कर सकते थे, एंड दैट इज व्हाट शुड हैव बीन डन। हमें ये शिकायत का मौका अपने दोस्तों को नहीं देना चाहिए था, पर मेरे ख्याल से अब मुर्तजा वहाब इज वर्किंग ऑन इट एंड वेरी सून दे विल बी शेयरिंग इट विद वसीम भाई एंड हिज टीम। वसीम भाई, आर यू सेटिस्फाइड विद दैट? आर यू कि भाई ये जल्दी हो जाएगा काम? और आपकी चूंकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है आज, जो लीडरशिप ने वादा किया है हमारे साथ भी और सारी जमातों के साथ बैठ के, मुझे पूरी उम्मीद है वो लीडरशिप जो है वो अपने वादे को पूरा करेगी, जो कि स्टेटमेंट सरदारी साहब का रिकॉर्ड पे है, और मुझे उम्मीद भी है उनसे, बिल्कुल करना भी चाहिए। उसका इंतजार कर रहे हैं ताकि हम आगे बढ़ें। मगर जो आप सुप्रीम कोर्ट से जब MQM भी रजू करती है और सियासी मामलात के ऊपर करती है, फिर जब वो फैसला करते हैं उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो पाता, इसलिए चूंकि शायद इलेक्शन कमीशन के ऊपर या जो सिविल इंतजामिया उनके पास वो कैपेसिटी नहीं होती कि उन रूलिंग्स के ऊपर वो अमल दरामद करें। तो आप ये नहीं समझते कि अगर सुप्रीम कोर्ट में जाने बगैर आप लोग ये फैसले सियासी तौर पे कर लें तो मामला बेहतर हो सकते हैं? बिल्कुल होना ये चाहिए। काफी दफा सुप्रीम कोर्ट के जजेस खुद भी कह चुके हैं कि आप लोगों को अपने मसाइल जो हैं वो खुद हल करने चाहिए, ना कि आप ये मसले जो हैं कोर्ट्स में लेके आए। ये हैं इश्यूज होने चाहिए। दूसरे मुल्कों में होता है कि वो आपस में बैठ के इश्यूज रिजॉल्व करते हैं। हमारी जमहूरियत अभी इतनी मैं समझता हूँ मैच्योर हुई नहीं है। अल्लाह करे जमहूरियत मुल्क में मैच्योर हो और हम इन निटी ग्रिटी से निकल के अवाम के लिए कानून साजी करें, उनकी बेहतरी के लिए, ना कि अपने लिए कानून साजी की जाए, तो एक अच्छी शक्ल इस मुल्क की निकल सकती है। तैमूर साहब, कंक्लूडिंग रिमार्क्स। बस ये मेरे ख्याल से हमारी बात होती है नियत की। कुछ चीजों में डिले होती है, कुछ चीजों में डिले नहीं होती, कुछ चीजें एकदम से हो जाती हैं। कहीं कहीं हम दोनों साथ मिलकर बहुत दिल से काम कर रहे होते हैं, पर कोर्ट की तरफ से रुकावट आ जाती है। तो ये छोटी बहुत चीजें चलती रहेंगी। हमें दिल बड़ा रखना चाहिए। जब तक हमारी नीयतें साफ है ये सारे काम होंगे। डिलेज आती हैं, नहीं आनी चाहिए। जो चीजें जिस टाइम पीरियड में मुकर्रर थी उसमें होनी चाहिए, पर नहीं हुआ तो इसका बस ये मतलब नहीं होता कि हम रास्ते अलग कर दें। हमारा रास्ता एक ही है और हमारा फ्यूचर एक ही है, और हम एक दूसरे के बगैर, ना वसीम भाई हमारे बगैर चल सकते हैं और ना हम वसीम भाई के बगैर चल सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आई एम वेरी होपफुल कि दीज थिंग्स विल सेटल डाउन। बहुत बहुत शुक्रिया तैमूर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। वसीम अख्तर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, और उम्मीद करते हैं कि सियासतदान आपस में ज्यादा मिलें, एक दूसरे के साथ ज्यादा दाल रोटी खाएं, ताकि जो मामलात सियासी हैं वो अदालतों के अंदर ना जाएं। क्योंकि जब अदालतें फैसला करती हैं कई दफा उनके ऊपर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद नहीं हो सकता, इंस्टीट्यूशंस की वो कैपेसिटी नहीं होती। तो अब उम्मीद करते हैं कि अगले मरले से पहले